मैं बहुत सारे लोग इस बीच में पड़े जब मैं जिम करता था, एक्सरसाइज करता था, मेरा तो पर्पस कुछ और ही था कि जिम आप सिर्फ फिजिकल प्रशिक्षण के लिए नहीं जाते, यानी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते कि अरे जिम जा रहे हो क्या करोगे, ठेला चलाओगे, चाउमीन बेचोगे, यही कॉन्सेप्ट था। मुझे किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज़ हो गई कि आज का जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जिम में जाते वो अपने आप को ना साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आंसर हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे फेमस टीचर्स हैं। बहुत मेरे पास ज़्यादा ये मे बी सब ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि मेरे पास ज़्यादा वो जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनके दिमाग में रहता है कि मुझे साबित करना है कि मैं ट्रेनर हूँ। मैं सीधा सा की बात कह रहा हूँ कि वो जो इंसान आपके पास ट्रेनिंग कर रहा है वो एक बहुत कॉमन इंसान है, साधारण जीवन जीता है, या तो हाउस वाइफ होगी या तो फिर वो नौकरी करने वाली महिला होगी, खाना पीना, वो एक साधारण इंसान है, साधारण आपके पास ट्रेनिंग के लिए आया है। उसके मसल्स को इतना सोरनेस में लाने का, टॉर्चर करने का क्या ज़रूरत है? तो फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स: कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हेमा मालिनी, वी डोंट हैव एनी बेटर ऑप्शन। तो जब बेटर ऑप्शन ना हो तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड को देख कर कहीं आज जज कर पा रहे होंगे कि आज मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ बेसिकली एक जिम में, और इस जिम में लोग आते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और ये जिम सिर्फ फिट रखने के लिए नहीं है, ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाने का एक जगह भी है। खैर, इन सबसे परे एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। आज मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ एक दिन में मिस्टर पटना क्लासिक और मिस्टर बिहार का खिताब जीता। इंडिया के टॉप फ्रेंचाइजी जिम में वो हेड कोच रह चुके हैं। तो आज चलिए इस नए फिटनेस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं उन शख्स से। मेरा नाम है रत्नेश, आप देख रहे हैं थिंक बिहार, और ये है हमारा फिटनेस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। और आज के इस बेहतरीन शो में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको कोई भी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना जैसे शहर में, बिहार जैसे शहर में उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया, फिटनेस की दुनिया में एक ऐसा नाम बनाया जिसको देख करके आज छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े उम्र तक के लोग आज उनको देख करके उनको अपना रोल मॉडल मान करके और सिर्फ उनके जैसे बॉडी बनाना चाहते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे इस शो में मिस्टर मनीष यादव जी। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फिटनेस की दुनिया में आज कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी बचपन से आपको मैं जानता हूं और मैंने आपकी बॉडी खुद अपने आंखों के सामने बनते देखी है। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि डब्बे का बॉडी है, और कई सारे लोग बोलते हैं कि नॉनवेज और पाउडर का सहारा लेकर के बनाया गया ये बॉडी। तो सबसे पहले तो हमारे जनता को आप एक अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्कआउट, उस समय सोर्सेज बहुत कम थे। लाइक एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बट प्रैक्टिकल मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इस फील्ड में, और मुझे चूँकि मैं बहुत वीक था तो एक साइकोलॉजिकली था मुझे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उस पर्पज़ से मैं वर्कआउट करता था। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे सप्लीमेंट को लोग डब्बा यहाँ पे बोल के इंडिकेट करते हैं, नॉन वेजेस आपके ऊपर है। यू कैन, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, डोंट वांट देन यू शुड इग्नोर। प्रोटीन इनटेक आपके मसल रिकवरी, मसल स्ट्रेंथ, मसल ग्रोथ के लिए चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, और ये रीज़न है आपके मसल गेन का या मसल स्ट्रेंथ का। प्रोटीन इनटेक आप किसी भी सोर्सेज से करें, वो आपके लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैंने प्रैक्टिकल बहुत समय दिया इस फील्ड को, और दिस इज़ द रीज़न वाई कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाया। तो पटना सिटी जैसे इलाके में आप रहते हैं, और पटना सिटी का जो एक्चुअली देखिए, ये बात कहने में कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि ये रियलिटी है कहीं ना कहीं कि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, जब आप अपने करियर को चूज करते हैं, जब आप अपने आप को खुद को निखारने की कोशिश करते हैं, तो 4 लोग आपका पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार रहता है। तो इस बीच आपने अपने आप को स्टेबल, अपने आप को डेवलप कैसे किया? जब मैं जिम करता था, एक्सरसाइज करता था, मेरा तो पर्पस कुछ और ही था
कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज आई वॉज वेरी वीक दैट टाइम। तो मुझे ये भी बोला जाता था कि जिम जाके क्या कर लोगे। ये इंडिया का मेंटेलिटी में बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे मेंटेलिटी नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर ग्रोइंग। तो यहाँ मुझे ये बोला जाता था कि अरे जिम जा रहे हो क्या करोगे, ठेला चलाओगे, चाउमीन बेचोगे, यही कॉन्सेप्ट था उनका। आज ये है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कह लो या आप कह सकते हैं उपलब्धि कह लें कि उन्हीं लोगों के बच्चे आज इंस्पिरेशन मानते हैं और मेरे पास आके वर्कआउट सीखते हैं, और उनके मदर फादर उनको मोटिवेट करते हैं कि जाओ उनसे सीखो और एक्सरसाइज करो फिट रहने के लिए। क्या फिटनेस सिर्फ अपने बॉडी को स्टेबल करता है, फिक्स करता है, मस्कुलर बनाता है, या हमारे मेंटालिटी पे भी इसका कोई असर पड़ता है? मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, भी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैं डालते रहता हूँ शॉर्ट वीडियोस, तो मैंने ये बात बताया था लोगों को कि जिम आप सिर्फ फिजिकल प्रशिक्षण के लिए नहीं जाते, यानी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ आप अपने मेंटल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि न्यूरो सिस्टम जो हमारा है वही हमारे बॉडी को ऑपरेट करता है। आप जिस हिसाब से अपने माइंड को आदेश देंगे उस हिसाब से आपका बॉडी रिएक्ट करेगा या एक्शन करेगा। जैसे मैंने अभी अपने दिमाग में न्यूरो सिस्टम से आदेश दिया कि मुझे अपने हाथ को उठाना है, तभी ये हाथ उठ पा रहा है, एक्शन कर पा रहा है। मेंटली आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग जिम में बन पाएंगे उतना ज़्यादा आप कहीं नहीं बन पाएंगे। मैक्सिमम उदाहरण आप देखे होंगे कि जितने भी लोग सोशल, मैं तो बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कि सोशली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था लोगों के रिएक्शन से। दैट इज़ वाई आई केम टू द जिम और स्ट्रांग बना, नॉट फिजिकली इवन मेंटली। मेंटली मैं आज इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मुझे किसी के बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। और दूसरी चीज़ हो गई कि आज का जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जिम में जाते वो अपने आप को ना साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। रीज़न क्या है कि दे आर कैलकुलेटिंग देयर कैलोरीज टू मच। अगर आप एथलीट हैं या आपको कोई बॉडी बिल्डिंग शो खेलनी है तब आप कैलकुलेशन पे जा सकते हैं, टाइम फूड इंटेक पे जा सकते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या है, सर्वाइवर है। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए सर्वाइव करते थे। उस सर्वाइवर मोड को आप किस हिसाब से लेके चलते हैं ये आपको अपने आप में डिसाइड करना होगा। लड़के बहुत ज़्यादा कैलोरीज और प्रोटीन इनटेक के कैलकुलेशन पे आ चुके हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज अगर आप रेगुलर लाइफ में बाकी एक्टिविटीज़ को अगर आपको देखना है तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सर्वाइवर मोड में आपको जाना पड़ेगा, एंड मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है जिम, नॉट ओनली फिजिकली। ट्रेनर्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बिना ट्रेनर के भी फिटनेस सीख सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप गूगल बाबा पे अगर जाएंगे तो गूगल पे भी आपको काफ़ी सारे इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें स्क्वाट्स के, कार्डियो के और कई सारे मतलब एक्सरसाइज के आपको इमेजोग्राफी वगैरह मिल जाता है। तो वाई ट्रेनर्स आर नीडेड? वाई टीचर्स वी नीड इन स्कूल और इन ट्यूशंस? बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल होते होंगे जो कि खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ के वो आईएएस ऑफिसर बन गए होंगे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के वो आईएएस ऑफिसर बन गए होंगे। बहुत कम ऐसे रेयर एग्जाम्पल्स होते हैं। वैसे ही रेयर एग्जाम्पल्स हमारे फिटनेस फील्ड में भी है कि बिना ट्रेनर, बिना किसी प्रशिक्षण के वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, बहुत गिने चुने हैं। बट अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं टीचर हायर करने में, तो फिर आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, खान सर हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे फेमस टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोन नहीं है बट बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशनल ट्यूटर वीडियोस वो डालते हैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो क्या आप वो देख करके आप स्टडी कर पाएंगे? क्या वो स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर पाएंगे? क्या उस वीडियो से आप एग्जामिनेशन बैठ के आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसे वीडियोस देख करके आप कुछ भी नहीं सीख सकते। वो वीडियोस जिसने डाला है वो अपने व्यूज़ के लिए डाला है, वो आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं डाला। What are the parameters to hire a good trainer or a bad trainer? Very few simple parameters, two parameters there are. One is practical experience and second is theoretical experience. All right.
सो ये जो दो स्तंभ हैं जो मिल करके आपके एक पिरामिड का निर्माण करते हैं, दोनों में से कोई भी चूक होगा तो वो पिरामिड नहीं बन पाएगा, वो गिर जाएगा। तो इट्स लाइक सेम कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस यानी सर्टिफाइड ट्रेनर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ट्रेनर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। एक अच्छा ट्रेनर आप इन्हीं दो पैरामीटर्स को देखते हुए चुन सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेनर होता है जो कि 1 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करके 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करके ट्रेनर बन जाता है, क्योंकि एक ग्लैमर फील्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो आजकल लोगों का रुझान ज़्यादा है। पहले स्पोर्ट्स का सेंटर पॉइंट होता है जिम, अब इंस्टाग्राम का सेंटर पॉइंट हो गया जिम, जहाँ पे सिर्फ वीडियोस के लिए, व्यूअर्स के लिए, ऐसा कोई भी XYZ सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर का लोग नहीं है जो कि जिम में आके वीडियो नहीं बनाता होगा, सिर्फ व्यूअर्स के लिए। तो जिम जो है वो सेंटर एरिया बन चुका है एंटरटेनमेंट का, और आप कह लें कि इंटरेस्टिंग वीडियोस का। ये कह सकते हैं कि जिम सिर्फ आज इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। तो 6 महीने में, महीने भर में भी आप एक सर्टिफिकेशन करके आप ट्रेनर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को वो चीज़ें सर्व नहीं कर पाओगे जो उसको रियल में एक्चुअल में चाहिए। आप 100 kg बेंच के कैपेसिटी को खुद फील नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे को क्या फील करा पाएंगे। आप खुद में 6 पैक एप्स नहीं बना पा रहे हैं, आप अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि सर महीने भर में ना आपकी टमी में अंदर कर सकता हूँ, 2 महीने में ना मैं आपकी बॉडी एकदम बिंदास फाड़ू बना दूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड कॉन्फिडेंस, बट प्रैक्टिकली क्या आपने कभी बनाया है 2 महीने में अच्छी बॉडी? नहीं बनाई। 2 महीने में 6 पैक एप्स नहीं बनाई। तो जब आप खुद में वो स्टडी इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं तो आप क्लाइंट को क्या दे पाएंगे? तो यहाँ पे कमी आ जाती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, विच इज़ वेरी नीड। तो मतलब एक अच्छे ट्रेनर के पास किस किस तरह का और कितना सर्टिफिकेशन होना चाहिए? पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशंस का गाइडलाइन उसको आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट को ट्रेन कर रहे हैं तो उसका पूरा लाइफस्टाइल आपको जानना होता है, उसकी गुड और बैड ईटिंग हैबिट्स, उसके लाइफ में वो क्या क्या काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे स्लीप ले रहा है, और उस हिसाब से उसके कंफर्टेबल जोन में आप वर्कआउट करा पा रहे हैं, आप उसके कंफर्टेबल जोन में आप उसको फूडिंग्स दे पा रहे हैं। तो ये पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन और आपकी न्यूट्रिशंस नॉलेज, ये दोनों तो आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन देखो बहुत सारी अब एकेडमीज आ गए हैं, बट रेपुटेटेड एकेडमीज जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज के बायोमैकेनिज्म, एक्सरसाइज के मूवमेंट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्ट्रेचिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है। और भारत का आबादी जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से एक चीज और बढ़ रहा है, वो है नशा। ये बहुत कंसेप्टेड क्वेश्चन है, कंसेप्टेड कह सकते हैं इसको, रियलिटी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपके साथ हमारे पॉडकास्ट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय एक फाउंडेशन है, ऑल इंडिया हेल्पिंग फाउंडेशन, जिसका हमारे पास मैसेज भी आया है, हमारे कमेंट्स में भी वो उन्होंने ये चीज नोट डाउन किया है कि जब आप फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो बिहार में बढ़ते हुए नशा के ऊपर भी आप जरूर बात करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप नशा? इट्स योर ओन डिसीजन, ये आपका डिसीजन होता है। अगर आप नशा कर रहे हैं तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं XYZ कारण से नशा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये नशा का जो सिलेक्शन है ये आपका खुद का चॉइस है। जस्ट लाइक के मैं जिस फेज में था, जिस फेज में मैंने वर्कआउट शुरू किया, मैं भी चाहता तो अपने आप को नशे में ढकेल सकता था और मैं ये बोल सकता था कि सोशली मुझे या फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके के ट्रॉमा देते हैं जिस वजह से मैं नशा कर लेता हूँ, मैं कर सकता था। बट मेरी चॉइस थी कि मैं फिटनेस का रास्ता पकड़ के अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाऊँ। तो ये आपकी ओन चॉइस होती है। देखो होता क्या है ना कि कोई भी इंसान गलत करने के बाद वो सिचुएशन को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम कर देता है, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका निर्णय है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वो आपका निर्णय नहीं था, वो सामने वाले का निर्णय है। आप लाइक किसी को एक चमाट मार रहे हो,
दैट इज योर ओन डिसीजन ना, कि आप किसी को तो बोल नहीं सकते कि मेरा हाथ उठाया और किसी ने रैप्टा लगा दिया सामने वाले को। नो, आपने हाथ उठाया, ये आपकी चॉइस थी। आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा है वो सामने वाले की चॉइस है, ये आपकी चॉइस नहीं है मार खाना। तो नशा करना ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। फिटनेस में जाना है देन इट इज ऑल्सो योर ओन चॉइस। एक फिल्म स्टार हैं आप, भली भांति उनको जानते होंगे, जिन्होंने नशा के दुनिया में एक अलग ही नाम बनाया था। और कौन सा ऐसा नशा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने इस चीज को समझा, अपने गट्स को आजमाया और पल भर में नशा छोड़ दिया। लेकिन यहाँ अभी लोगों के पास बहाना रहता है कि सिगरेट छूटता ही नहीं है, गुटखा हमसे छूटता ही नहीं है, दारू के बिना तो मेरा दांत ही नहीं कटता है। तो इसका नाम रिवील करना चाहेंगे सुपरस्टार? हाँ बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, द ग्रेट वन एंड ओनली संजू बाबा। तो संजू बाबा के पीछे की स्टोरी मैं बताता हूँ, जहाँ तक कि लोग उनकी बायोपिक भी देख चुके हैं। तो वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहे थे, लाइक उनकी मदर का देहांत हो गया और उनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी उनके, तो उस वजह से वो नशे में आए। बट समवेयर समहाउ ही रियलाइज दैट ही इज़ नॉट ऑन अ गुड ट्रैक। जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, बहुत ही रेपुटेटेड रिच फैमिली, वेल नोन फैमिली, ओवरऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइड उनके फैमिली को जाना जाता है। जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते थे, वो इकलौते थे जो उस प्रथा को यानी फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग करियर को आगे लेके जा सकते थे। ही रियलाइज और वो क्विट कर दिए। उनको ये आप नहीं बोल सकते कि किसी नशा केंद्र में जा करके उनको सुधारा गया। वो नशा केंद्र में गए थे बट वो कोई काम नहीं करता। वो उनका खुद का, अगेन वो खुद का डिसीजन था उनका। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये छोड़ना है, उन्होंने क्विक डिसीजन लिया और उस चीज़ को छोड़ दिया। तो अगेन ये आपका अपना डिसीजन है। एक चीज बताइए कि जब आप ऑलरेडी आपका एक अच्छा फिजिक है, सलमान खान क्या, ऋतिक रोशन क्या, टाइगर श्रॉफ क्या, लगभग आप सबसे मैच कर जाते हैं और इतना अच्छा फिजिक है आपका, तो नो डाउट कि आपको इंस्टाग्राम पे हजारों लाखों मैसेज तो आता होगा। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किनका मैसेज आता है? लड़कों का ज्यादा आता है कि लड़कियों का आता है, या फिर लड़कों से मैं बड़ा इरिटेट हो चुका हूँ। मतलब नॉलेजेबल बातें हो, अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि अगर कोई मैसेज आता है तो मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता, और कभी रिप्लाई भी करता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज लिखता हूँ, दैट एनी वर्क और क्वेश्चन मार्क, कोई काम है क्वेश्चन मार्क, बस। क्योंकि लड़कों का मैसेजेस ज़्यादा आता है, क्यों झूठ बोला जाए, बट वो आलतू फालतू के मैसेजेस ज़्यादा होते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट भी हो चुका हूँ। लेकिन आपका इतना 14-15 साल का, आई थिंक आपका टोटल एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 14 और 15 ईयर्स। 15 साल में आपने लगभग सैकड़ों हजारों क्लाइंट्स को डील किया होगा। इस बीच सबसे कॉमन फैक्टर, सबसे कॉमन हेल्थ इशू आपको क्या दिखा? सबके अपने अपने इशू है यार। कोई किसी को लोअर बैक की इंजरी थी, किसी को नीज का प्रॉब्लम था, किसी को एल्बो का प्रॉब्लम था। मेरे पास ज़्यादा, ये मे बी इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि मेरे पास ज़्यादा एज वाले जो लोग हैं, जो कि इंजरी वाले होते हैं, वो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे पास, और मैं उनको उसी हिसाब से फिर वर्कआउट प्लान करता हूँ, और उसी हिसाब से सेफ्टी वाइज उनको वर्कआउट दिया जाता है, बहुत सेफ वर्कआउट। यूथ भी आया बहुत पहले, उस हिसाब से मैंने उनको ट्रेन किया। आजकल ट्रेनर्स क्या बोल सकते हैं कि जो भी लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको लगता है कि मुझे ट्रेनर बनना चाहिए, वो लोग अपने आप को ट्रेनर साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनके दिमाग में रहता है कि मुझे साबित करना है कि मैं ट्रेनर हूँ। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, कोचेज हैं, उनके वीडियोस वो देखते हैं पूरे दिन, वही कॉन्सेप्ट वो लाते हैं, कट करके, कॉपी करके, और जिम में पेस्ट कर देते हैं किसी भी मेंबर पे, XYZ जो भी मेंबर्स होता है उनके पास। फीमेल्स को मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कराते देखा है ट्रेनर्स को, कि ड्रॉप सेट और जाइंट सेट और मल्टी, पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइजेस करा रहे होते थे। मैं सीधा सा एक ही बात कहता हूँ कि वो जो इंसान आपके पास ट्रेनिंग कर रहा है, वो एक बहुत कॉमन इंसान है, साधारण जीवन जीता है, या तो हाउस वाइफ होगी या तो फिर वो नौकरी करने वाली महिला होगी। खाना पीना भी उसका बहुत ही साधारण होगा, कोई कैलकुलेटेड नहीं होगा।
वो जो कॉपी करके आ रहे हो वो इतना मुट्ठी भर के माइक्रोज, फाइबर्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स के टैबलेट्स पहले तो खाते हैं, तरह तरह की मेडिसिन चलते हैं उनके। फिजियोथेरेपिस्ट हर वीक उनके बॉडी को के कंपोजिशन को सेट करता है थेरेपी के थ्रू। उनके पीछे टीम होती है, उनका खुद का है एम्बिशन कि उनको एथलीट बनना है। उनके कैलकुलेटेड डाइट होते हैं, टिफिन में पैक एक बार बनता है, वो सारे दिन का रूटीन उनका फिक्स होता है, ग्राम पे सेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम, प्रोटीन इतना ग्राम, फाइबर्स इतना ग्राम, वो सेट है पूरे टाइम पे, वो बैठ के खाएंगे बिकॉज वो उनकी ड्यूटी है। जो इंसान आपके पास आया वो उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो कैलकुलेटेड डाइट खाता रहेगा बैठ करके। वो एक साधारण इंसान है, साधारण आपके पास ट्रेनिंग के लिए आया है, उसके मसल्स को इतना जोड़ने में लाने का, टॉर्चर करने का क्या ज़रूरत है? उसके जॉइंट्स, उसके लिगामेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उस हेवी एक्सरसाइज को या इंटेंस एक्सरसाइज को बर्दाश्त कर पाएगा। तो साबित करने के चक्कर में प्लीज़ मत रहो। इंसान के रेंज ऑफ मोशन, उसके लाइफ स्टाइल, उसके एक्टिविटीज़, सब कुछ को समझते हुए उसके हिसाब से आप उसको वर्कआउट सर्व करो और सेफ वर्कआउट लेके चलो। मैं कहता हूं कि वर्कआउट के किसी भी पर्टिकुलर मसल्स के 4 वर्कआउट है या 5 वर्कआउट है या 10 वर्कआउट है, ठीक है? 10 वर्कआउट के 10 आपके 100% बेनिफिट एक्सरसाइज नहीं हो सकते हैं। किसी में बेनिफिट रेशियो ज्यादा होगा, किसी में रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क रेशियो ज्यादा होगा। तो आप उस साधारण इंसान को वो ट्रेनिंग दीजिए जिसमें रिस्क का रेशियो लो हो और बेनिफिट का रेशियो हाई हो। अगेन ये आएगा आपको प्रैक्टिकल जब आप अपने आप को समय देंगे तो। उसके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? व्हाट आर द टॉप फिटनेस फिलोसफीज? देखो, फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स: कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। आप जिम जाकर के इन 5 चीजों पे कमांड करते हैं, यू विल बी फिट। जॉन अब्राहम या फिर सलमान खान? सलमान सलमान खान आपके आई थिंक आइडल भी। मेरे क्या, पूरे हिंदुस्तान के आइडल। ठीक है। कैटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा? नो वन। कोई नहीं। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखो, वी डोंट हैव एनी बेटर ऑप्शन, तो जब बेटर ऑप्शन ना हो तो कुछ से ही काम चलाए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपसे आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि देखिए, एज अ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी अ जर्नलिस्ट, टू बी अ पॉडकास्टर, मेरे से रिलेट करने वाले उन सभी लोगों का है जिनका आज ये लाइफस्टाइल है। और ये ऐसा मतलब मेरे को लगता है कि 90% लोग का लाइफस्टाइल आज मेरे जैसा है। ना उनको समय पे खाना मिलता है, ना उनको समय पे नींद मिलता है, ना उनको समय पे एक्सरसाइज तो कोई करता ही नहीं। तो आप कोई एक ऐसा या कुछ ऐसा हेल्थ टिप्स दीजिए कि इंसान चाहे तो अपने सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर कोई एक टाइम निकाल करके उस चीज को फॉलो करे और अपने आप को फिट रख सके। देखो, आधे घंटे के से 1 घंटे का मेरा खुद का शेड्यूल होता है। मैं जिम में जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप बात करने में आएंगे तो एक तो आपका समय जाएगा, दूसरा है कि जब तक आप अपने दिमाग को नहीं रखेंगे अपने वर्कआउट के अंदर घुसा के, तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं आना है। तो मैं बहुत ही साइलेंटली 1 घंटे के अंदर अपना वर्कआउट फिनिश करके चल जाता हूँ। वो 1 घंटा आपको एनी हाउ निकलना पड़ेगा किसी भी टाइम पे। मैं अपनी बात करूँ, मैं सुबह 4:30 बजे का अलार्म सेट करके रखता हूँ। 4:30 बजे उठने के बाद कंटिन्यूसली मेरी ट्रेनिंग होती है। तकरीबन 12 बजे के आसपास मैं घर आता हूँ। उस बीच में मैं सिर्फ 2 कप चाय पिए रहता हूँ, मेरा अपना रूटीन है। उसके बाद फिर घर पहुंचने के बाद फिर देन ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड देन डिनर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो प्रोटीन शेक ले करके लोग घूमते हैं, तो इस पे भी एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है दिमाग में। पूछिए कि एक हाल में ही एक पॉडकास्ट में इस चीज पे चर्चा हुई थी कि सत्तू या फिर वे प्रोटीन, तो बेटर कौन सा है? वे प्रोटीन बढ़िया है या फिर सत्तू बढ़िया है? देखो, सत्तू जो है वो चना से बनाया जाता है। चना इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स एंड यू कैन से प्रोटीन, लेकिन उसका प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर ना
वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज बहुत अच्छे से नहीं कर पाता उस प्रोटीन को, जिस वजह से वो प्रोटीन हमारे बॉडी में यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जो वे प्रोटीन बना, जब वे प्रोटीन का आविष्कार हुआ तो रिसर्चर्स ने उसके सारे टॉक्सिक चीज़ों को निकाल करके, दूध का ड्राई प्रोडक्ट होता है, पता है ना आपको, तो द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज वे प्रोटीन, बिकॉज उसमें दूध का ही प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है वो। चना का प्रोटीन भी अच्छा है, लेकिन हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज अच्छे से नहीं कर पाता है। उसके फाइबर्स, उसके कार्बोहाइड्रेट बॉडी जो है वो कंज्यूम कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोटीन उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा बॉडी। वे प्रोटीन सबसे बेस्टेस्ट सोर्स है फास्टेस्ट डाइजेशन प्रोटीन के नाम में या लिस्ट में। इसलिए जब हम लोग वर्कआउट खत्म करते हैं तो हम लोग का मसल जो टिश्यू ब्रेकडाउन हुआ है, जो 10 से 15 मिनट के अंदर रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, तो हम लोग उसको फिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन से, ना कि सत्तू से। रेस्ट ऑफ द डे यू कैन हैव सत्तू, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव चिकन, और यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। फिटनेस से ही रिलेटेड आज सारा हमारा टॉपिक रहा है। तो जनता जो आपको देख रही है वो आपके 15 साल के रिजल्ट को देखना चाहती है। ओ, अरे मैं हमेशा उतार दिया जाए, हमेशा तैयार रहता हूँ। और एक और चीज कि मैं तुमको बोलता हूँ ना कि मेंटली स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ आप जिम में ही सीख सकते हो मेंटली स्ट्रांग होना। सुबह से मेरी कोई कैलकुलेटेड डाइट नहीं रही है। मैंने, तुमको भी पता है मेरा रूटीन आज का, कि हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे से, और ना तो मैंने प्रॉपर ब्रेकफास्ट लिया, लंच का भी समय स्किप हो गया, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया, तो कोई वैसा हाई प्रोटीन वाला कैलकुलेटेड डाइट मेरे दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफस्टाइल में मुझे बहुत सारे मल्टीपल काम करने हैं। तो उस हिसाब से मैं अपने बॉडी को सेट करके रखा हूँ कि मेरा बॉडी जानता है मेरी दिनचर्या को, जानता है मेरे नीड्स को, उस हिसाब से वो अपने आप को बना के रखता है। तो विदाउट हैविंग एनी प्रोटीन एंड ऑल, आई एम रेडी टू शो माई बॉडी। चलिए दिखाया जाए।